फैसलाबाद में। तो इसका यही मकसद है कि हम किस तरह अब हमारा जो मुल्क है, हम कोई 4 अरब रुपए से ज़्यादा जो है, 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का हम जो एडिबल ऑयल बाहर से मंगवा रहे हैं। तो किस तरह हम ये अपने मुल्क में पैदा करें और इसकी जो है इसकी पैदावार बढ़ाएं ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो और ये पैसे जो हैं ये हम किसी अच्छे काम के लिए लगाएं। तो हमारा जो ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बहुत अच्छे हाइब्रिड्स बनाए हैं जो सूरजमुखी के हैं। इसी तरह सरसों के ऊपर इन्होंने बड़ा कनोला की बहुत अच्छी वैरायटी बनाई हैं। जो ये सोयाबीन है, सोयाबीन की इन्होंने बहुत अच्छी वैरायटी बनाई है। तो आज हमने यहाँ पे ये एक जो सेमिनार मुनक़्क़िद किया, इसमें प्राइवेट सेक्टर को बुलाया है, जो सीड बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह हम ये जो हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं, जो हमारा अपना एनवायरनमेंट है जिसमें हाई टेम्परेचर, आप देख रहे हैं कितनी गर्मी आजकल पड़ रही है, तो ये बाहर का जो सीड आता है उसका भी सीड सेटिंग नहीं होती इधर, क्योंकि इतनी गर्मी तो है ही नहीं कहीं भी, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो पैदावार कम हो जाती है। तो हमारे जो हाइब्रिड ये बनाए गए हैं, जिस तरह मैंने पहले बताए हैं, ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ये फिट हैं। तो इनका सीड कैसे बनाया जाए और ये सीड बना के ज़िम्मेदारों की दिया जाए ताकि इससे फिर जो हमारे मुल्क के अंदर ये सारी जो सूरजमुखी है, सोयाबीन है, सरसों है, ये पैदा की जा सके और इससे फिर हमारा जो ज़र मुबादला है वो बचे और हमें एक अच्छा जो है खाने वाला तेल जो है वो मैसर हो। ठीक हो गया। तो सर ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जो पंजाब में ये एक तो ये यूब रिसर्च है, ये यहाँ पे हो रही है तो फैसलाबाद में, तो इसके अलावा और किस किस जगह पे है ये? नहीं, जो वैरायटीज़ बन रही हैं वो तो सिर्फ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही बन रही हैं, तो और कहीं इसकी बाकी चीज़ों पे रिसर्च हो रही होगी, लेकिन जो वैरायटीज़ हैं जो अभी तक वो जिस तरह मैंने ये बताई हैं मुख्तलिफ चीज़ों के जो हाइब्रिड्स हैं वो अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही बनाए हैं। तो इसी के बारे में हम इसीलिए ये सब लोगों को बता रहे हैं कि इस तरह। तो सर ये कितना कामयाब हो गया हुआ है और क्या किसान इजीली इसको काश्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये अब इस साल देखें कि पहले ये प्रॉफिटेबल नहीं था और असल में मसला ये था कि पैदावार बहुत कम थी और हमारी जो इंडस्ट्री है उनको एक ज़ाहिर उनकी जिनको फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको एक ख़ास साइजेबल वो साइज़ चाहिए होता है कि इतनी हमारे प्रोड्यूस हो तो हम अपनी मशीनों में डाल सकें, तो इसलिए ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो अब इस साल जो है आपके इल्म में होगा कि इस साल 29 अरब रुपए के हमने सिर्फ तेल एक्सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान से जो है। तो इस तरह पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं और ये तिल की भी जितनी वैरायटीज़ हैं वो यहाँ अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की हैं जो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में लग रही हैं। तो इस तरह अब जो इस साल जो था रेट भी बड़ा मुनासिब मिला लोगों को, जिन्होंने सरसों काश्त की या जिन्होंने सूरजमुखी काश्त की। तो जो सॉल्वेंट एसोसिएशन है वो भी बड़ा अच्छा, वो उनके नुमाइंदे भी आज इस सेमिनार में आए हुए हैं और वो यही ऑफ़र कर रहे हैं कि हम सब ज़िम्मेदारों से इसको ख़रीदेंगे और जब ये ख़रीदेंगे तो अब ज़िम्मेदार जो लगाएगा तो उसको ये अब ये प्रॉफिटेबल एक फसल बन गई है, क्योंकि इसका रेट जो आप देखते हैं घी जो है पहले 150-200 रुपये किलो था, अब कितना बहुत महंगा हो गया है घी। तो उससे फिर ज़ाहिर है अजनास की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो अब ये ज़िम्मेदार के लिए प्रॉफिटेबल है। तो इसकी अब जो ज़िम्मेदार इसको लगा रहे हैं, इसका एरिया हर साल जो है वो बढ़ रहा है और इंशाल्लाह अगले साल और बढ़ेगा, जिससे हमारी फिर जो है इंपोर्ट कम होगी। तो सर ये इसके बारे में बताइएगा कि जो ऑयल सीड है वो जैसे बता रहे थे डॉक्टर तारिक साहब के इसकी जो रेट है किसान का वो इजी वो परचेज़ कर सकता है सर, वो 5 से 6 हज़ार का, यानी कोई कह रहे थे कि या क्या महंगाई के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें। एक तो देखो ना सीड है ना, जो सीड जो ज़मींदार ने लेना होता है ना, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी है। जो सूरजमुखी का सीड है वो तो महंगा, वो तो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये का 1 एकड़ का बीज है, तो उसकी पैदावार भी फिर उसी हिसाब से अगर हाइब्रिड बीज लगाएंगे, अब ये हमारी जिस तरह मकई है उसके लोग हाइब्रिड लगा रहे हैं, मतलब सब्जियों के हाइब्रिड लगा रहे हैं, बड़े महंगे सीड ले रहे हैं, लेकिन उसका भी प्रॉफिट, ये चावल के भी हमारे अब हाइब्रिड लग रहे हैं जो 100 मन से ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं, मकई के जो हाइब्रिड लग रहे हैं वो भी 100 मन से ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं। तो फिर वो ज़िम्मेदार उसको इजीली जो है वो ख़रीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जो है मेरी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा फिर कीमत होती है जो उसकी प्रोड्यूस होती है, तो उसकी प्रोड्यूस की कीमत जिस तरह मैंने कहा कि पिछले साल ये तकरीबन 5500 रुपये से लेकर 6000-6100 रुपये तक जो है ये सरसों जो है हमारे ज़िम्मेदारों में बीजी है, तो ज़िम्मेदार बड़े खुश हैं, उनको बड़ा अच्छा रेट मिला है। तो अब जो अगली फसल आएगी उसमें भी इनको बहुत अच्छा रेट मिलेगा इंशाल्लाह। तो सर ये जो गवर्नमेंट है वो क्या इन इदारों को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या इक़दाम कर रही है
अगर हमारे जो साइंटिफिक हैं वो उनको कुछ चाहिए रिसर्च के लिए, तो क्या वो उनके लिए मौके हैं कि वो बाहर जाके कुछ लर्न कर सकें सर वो? हाँ, ये एक अलमिया है कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं देती। जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उतने फंड नहीं मिलते। हमारे जो साइंसदान होते हैं उनको ये मौके नहीं होते कि बाहर के मुल्कों में जाके ट्रेनिंग लें और जो नई टेक्नोलॉजी है वो हासिल कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं, और इसी तरह ये जो इन वैराइटीज़ बनाते हैं, अब 2016 में प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट पास हुआ था, तो आज 2022 है, तो इतने साल हो गए, देखें 6-7 साल हो गए, तो अभी तक किसी ब्रीडर को उसकी रॉयल्टी नहीं मिल सकी। तो ये जब पाकिस्तान का कानून है वो उसके ऊपर जितनी जल्दी अमल दरामद होगा, साइंसदानों को उनकी रॉयल्टी मिलेगी जो उन्होंने रिसर्च की है, तो फिर जो नए लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसर्च में जो वो शामिल होंगे और दिन रात मेहनत करेंगे, जिससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा, कौम का भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये और जो रिसर्च के फंड्स हैं वो अगर बढ़ाए जाएँ और साइंसदानों की जो है हौसला अफजाई की जाए, तो मैं समझता हूँ इससे मुल्क जो है, जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तो उन्होंने जो है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही तरक्की की है ना, वरना तो बाकी तो इंसान तो सारी दुनिया के एक जैसे ही हैं। जो तो हम भी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दें और रिसर्च की तरफ ख़ास तौर पर, क्योंकि ज़राअत में जो रिसर्च के लिए फ़ंड्स देने हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क ना ज़री मुल्क है, तो इसके पास ज़्यादा जो है इसकी मईशत का जो दारोमदार है वो ज़राअत के ऊपर है। आपको पता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी 50% 60% सिर्फ काटन है। जितना अगर 100 रुपए की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, 50-60 रुपए की तो सिर्फ काटन है और 7 से 10% चावल है। ये दोनों फसलें मिल के 60-70% है। बाकी जितना पाकिस्तान है, सियालकोट है, गुजरांवाला, कराची, वो 30% है। तो अगर ये हम अपनी ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकती है और इम्पोर्ट जो है वो कम हो सकती है। जो हमारी हुकूमत कोई भी आती है उसकी ये प्रायोरिटी होती है, तो अगर वो ज़राअत की तरफ तवज्जो देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत का एक गोल होता है वो अचीव करने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। अब हमारे साथ डॉक्टर बहादुर रहमान साहब हैं, ये इनसे पूछते हैं कि ये कब से हैं, इन्होंने कब से ये ज्वाइन किया हुआ है और ये सेमिनार के हवाले के बारे में बात करते हैं। इनको कैसा लगा है। ये चौधरी खैरदीन गुजरांवाला से ये चल के फैसलाबाद में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। सर ये थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, आपने मेरा नाम तो पहले बता दिया। मैं भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च है, यहीं से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था 1993 से। 1988 का ग्रेजुएट हूँ और मोर देन 34 इयर्स हो गए हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। और इस वक्त मैं 2009 में छोड़ गया था गवर्नमेंट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया। इस वक्त मैं चौधरी खैरदीन एंड सन्स, जो आमतौर पे CKD सीड एंड फर्टिलाइज़र के नाम से जानी जाती है, उनके साथ एज डायरेक्टर सीड काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान है मेरे ऊपर कि मैं उन चंद PhD स्कॉलर्स में से हूँ जिन्होंने सनफ्लावर पे PhD की पाकिस्तान में। तो सनफ्लावर के साथ मेरी इंटरेस्ट या इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता था कि सनफ्लावर पे कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। जहाँ तक आपने इस सेमिनार के हवाले से बात की है, तो ऑयल सीड जो है वो पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसके बाद सबसे बड़ा एक बिल जो है पाकिस्तान का इंपोर्ट का, वो एडिबल ऑयल पे एक खर्च होता है। ये मेरे लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं एज ए एग्रीकल्चर प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है। हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। ना तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस बैकबोन को सपोर्टिंग होती हैं, और ना ही शायद हम लोगों ने भी बहुत मेहनत से शायद काम नहीं किया कि हम एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम फूड इंपोर्टिंग कंट्री हैं। मैं आपसे शेयर करूं कि 19-20 के बाद 20-21 में हमने फूड इंपोर्ट बिल के अंदर जो है वो मोर देन 53% जंप किया है। तो ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। और क्योंकि एडिबल ऑयल जो है हमारा बेसिक एक एलिमेंट है हमारी डाइट का, तो हर घर में जिस तरह की हमारी डाइटरी हैबिट है कि हम कोई चीज़ जो है सालन जो है वो पका के खाते हैं, तो वी नीड ऑयल। तो ऑयल जो है वो हर पाकिस्तानी जो है उसकी ज़रूरत है। तो ये सारे का सारा हमारा इंपोर्ट पे डिपेंड हो रहा था।
इस इदारे ने पिछले 5-4 साल में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इससे पहले भी इनका कंट्रीब्यूशन था, बहुत अच्छा था, लेकिन ये 5 साल में इनकी कारकर्दगी जो है वो एक बड़ा क्वांटम जंप आया है।